हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 4 टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, जिसमें आपने अपनी फैमिली के लिए टाइम लाइन बनाना सीखा था। पार्ट 2 वीडियो को व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा हम अपने पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में या अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उन्हें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और any object from which we gather information about some past event or period। इसके अतिरिक्त अगर आप आंसर को और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके बुक में डिटेल में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिखे हुए हैं, जैसे ओरल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्टिस्टिक सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। इन्हें आप डिटेल में यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, Can you collect information about at least 3 generations of your family on your mother's and father's sides? क्या आप अपने मदर की साइड की और फादर की साइड की कम से कम 3 जनरेशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं? Create a family tree with your parents, grandparents and great grandparents. Find out their names, what they did for a living and where they were born. Also write the sources from where यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप अपनी फैमिली के लिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक फैमिली ट्री बनाइए और ये भी बताइए वो कहाँ रहते थे, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, और आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन किन सोर्सेज से इकट्ठी की। आपकी बुक में इस तरह की एक ब्लैंक टेबल दी हुई है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को फिलअप करिए या फिर अलग से ट्री बना लीजिए। इस टेबल में सबसे पहले आपको रिलेशन लिखना है, आपका उनसे रिलेशन क्या है, उनका नाम क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ, वो कहाँ पैदा हुए थे, और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं। ये पैटर्नल है, अर्थात आपके फादर के फादर। यहाँ पर लिखेंगे दादाजी, यहाँ पर आप नाम भी लिखिएगा, और दादी जी का नाम। इसके बाद ऑक्यूपेशन, वो क्या करते थे। दादाजी फार्मर थे या आपके दादाजी जो भी थे उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, और दादी जी होम मेकर थी। ग्रैंड पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ है काशी, और इसी तरह से दादी जी का प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर। यहाँ पर आपके दादाजी और दादी जी जहाँ भी पैदा हुए या जहाँ रहते थे उन सिटीज़ का नाम लिखिए। और सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं फैमिली स्टोरी से, दादी जी में भी लिख सकते हैं फैमिली स्टोरी से, क्योंकि इस तरह के रिलेशंस के बारे में फैमिली के लोग ही आपको बताते हैं। सेकंड ग्रैंड पेरेंट्स आप लिखेंगे मैटरनल, अर्थात आपकी मम्मी के माता पिता। ये नाना जी हैं और नानी जी, इन दोनों के नाम भी लिखेगा। नाना जी थे टीचर, इनका ऑक्यूपेशन था टीचर, और नानी जी भी टीचर थी। यहाँ पर ऑक्यूपेशन आप अपनी मदर से पूछ करके लिखिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ नाना जी की भोपाल और नानी जी की रतलाम। भोपाल और रतलाम की जगह आप जहाँ भी उनका बर्थ प्लेस है उस सिटी का नाम लिखेगा। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की फैमिली स्टोरी से, और ये भी फैमिली स्टोरी से, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी मदर से ही पता चलेंगी। अगला है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये पैटर्नल, आपके फादर के दादाजी। ग्रेट दादाजी यहाँ पर इनका नाम लिखेगा, और ग्रेट दादी जी यहाँ पर दादी जी का नाम लिखेगा। ग्रेट दादाजी का ऑक्यूपेशन था पुलिस, ये पैदा हुए थे भोपाल में, और इनके बारे में पता चला ओरल हिस्ट्री फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपके दादाजी बता सकते हैं ओरली, इसलिए यहाँ पर आप ओरल हिस्ट्री फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स लिखेंगे। या फिर ये बातें अगर आपको आपके पेरेंट्स से पता चलती है तो यहाँ पर पेरेंट्स लिखिए। ग्रेट दादी जी ये होम मेकर थी और झांसी की थी, इनके बारे में भी ओरल हिस्ट्री फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से पता चलती है। नेक्स्ट है ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल, ये थे आपकी मदर के दादाजी और दादी जी। ग्रेट नाना जी ये थे अकाउंटेंट, ग्रेट नानी जी ये थी होम मेकर। ग्रेट नाना जी थे बनारस से और ग्रेट नानी जी थी बनारस से। दोनों एक ही जगह से थे
और इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है ओरल हिस्ट्री फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अर्थात आपके नाना जी से। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर अ फ्यू इमेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीज ऑन द नेक्स्ट पेज। इस इमेज की बात की जा रही है। यहाँ पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री की डिफरेंट इमेजेस दी गई हैं। आपको क्या लगता है ये इमेजेस क्या और किसे शो कर रहे हैं? राइट डाउन इन द बॉक्सेस नेक्स्ट टू द इमेजेस एनी इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स। इन इमेजेस से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे आपको यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हैं इनके अंदर लिखने हैं। ये एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक सीट सी बनी हुई है जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। इसके हाथ में भी कुछ है और यहाँ पर कुछ पॉट्स बने हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है। ये प्राचीन काल का कोई राजा या फिर देवता हो सकता है। हु में आप लिखेंगे लाइकली डिपिक्ट अ रूलर और डेटी फ्रॉम एंशियंट टाइम। और यहाँ पर क्या शो रहा है? वॉट में आप लिखेंगे द कॉइन शोज एन इमेज ऑफ अ सीटेड फिगर, पॉसिबली अ किंग और अ रिलीजियस फिगर. It can provide information about the economy, art and religion of the period when it was minted. कॉइन पर बनी हुई ये इमेज ये शो कर रही है कि कोई इस तरह की सीट पर बैठा हुआ है। ये कोई राजा हो सकता है या रिलीजियस व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जब इस कॉइन को ढाला गया है, बनाया गया है, जैसे उस टाइम की इकोनॉमी, आर्ट और रिलीजन्स को। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग तरह से खड़े हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ कुछ चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप हु में लिखेंगे रिप्रेजेंट फिगर फ्रॉम एंशियंट सोसाइटी, पॉसिबली डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम डेली लाइफ, मैथोलॉजी आर अ सिग्निफिकेंट इवेंट। ये इमेज शायद प्राचीन काल की किसी सोसाइटी को शो कर रहा है, उस टाइम की डेली लाइफ को शो कर रहा है, या किसी पौराणिक कथा को शो कर रहा है, या किसी इम्पॉर्टेंट घटना को शो कर रहा है। वॉट में आप लिखेंगे दिस कर्व्ड स्टोन रिलीफ शोज इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। इस कर्व्ड शेप स्टोन में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज लग रहे हैं। ये शायद किसी प्राचीन काल के कल्चर को, वहाँ की सोसाइटी को और उस टाइम पे जो भी आर्ट था, आर्ट कला थी, उसे दिखाया गया है। ये इमेज अशोक के स्तंभ जैसी दिखाई दे रही है। हु में आप लिखेंगे सिंबल्स एसोसिएटेड विथ एंशियंट इंडिया, पार्टिकुलरली द मौर्य एम्पायर। और वॉट में आप लिखेंगे द लॉयन कैपिटल अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द पिलर ऑफ अशोका। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया सिंह स्तंभ है, अशोक के पिलर या स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। इट सिंबलाइजेस पावर, करेज एंड प्राइड, providing historical context about the Maurya dynasty and Ashoka's rule. ये शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है जो कि अशोक के नियमों और मौर्य वंश की हिस्ट्री को शो करता है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन अ रॉक शेल्टर, विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। इस पिक्चर की बात की जा रही है। यहाँ पर आदिमानव के शेल्टर को दिखाया गया है जब वो रॉक्स पर रहते थे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। इन्हें रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए और इनके बारे में शॉर्ट में लिखिए। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हेयर आर सम एक्टिविटीज़ ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन अ रॉक शेल्टर विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग। रॉक्स पर अपना शेल्टर बनाने वाले आदिमानव अपने फूड के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और प्लांट से, पेड़ पौधों से फूड इकट्ठा करते थे। अर्ली ह्यूमंस इन रॉक शेल्टर्स इंगेज्ड इन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट फॉर फूड्स। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि अर्ली मैंस डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाते थे स्टोन से अपनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे शिकार करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट टूल मेकिंग। Stone tools such as hand axes, scrapers and arrowheads were crafted by early men in rock shelters. These tools were essential for hunting, processing food and other daily tasks. ये स्टोन से हैंड एक्सेस यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, स्क्रैपर्स खुरचनी और एरो हेडेड टूल्स बनाते थे।
ऐसा टूल्स बनाते थे जिसमें एरो की तरह हेड होता था, जिससे ये शिकार किया करते थे। इनका यूज़ हंटिंग के लिए और फूड बनाने के लिए ये अदर एक्टिविटीज़ के लिए करते थे। रॉक शेल्टर में रहने वाले ये आदिमानव पत्थरों को आपस में रगड़ करके आग जलाते थे। यहाँ पर देखिए ये लेडी कुछ पका रही है, बना रही है, इसका मतलब है कि ये आग जला लेते थे। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फायर मेकिंग एंड यूसेज। फायर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लाइव्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। इट वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट प्रेडिएटर्स। आदि मानव के जीवन में आग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स था। ये आग का यूज़ खाना बनाने के लिए, गर्म रहने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए और शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए करते थे। अगला पॉइंट आप फूड प्रिपरेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फूड प्रिपेयर किया जा रहा है। अर्ली ह्यूमन्स प्रिपेयर्ड फूड इन रॉक शेल्टर्स एज इंडिकेटेड बाय ग्राइंडिंग स्टोन्स, हाथ्स एंड रिमेन्स ऑफ प्रोसेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल्स। रॉक शेल्टर में मिलने वाले ग्राइंडिंग स्टोन से, चूल्हे से और प्लांट और एनिमल्स के बचे हुए रिमेन से, अवशेषों से ये पता चलता है कि रॉक शेल्टर में रहने वाले अर्ली मैन्स फूड को प्रिपेयर करते थे। इसी अतिरिक्त वो इस तरह से रॉक्स पर इमेजेस भी बनाया करते थे। यहाँ पर आपको और कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द सीन ऑन द नेक्स्ट पेज। इट डिपिक्ट्स एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्रॉम अ फ्यू मिलेनियम एगो। लिस्ट द मेन एक्टिविटीज़ यू कैन आइडेंटिफाई। इस सीन की बात की जा रही है। ये सीन कई हज़ार साल पहले की बताई गई है। इसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करिए और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उनके बारे में लिखिए। पहला पॉइंट आप फार्मिंग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में फार्मिंग दिखाई गई है। यहाँ पर कुछ लोग क्रॉप्स को काट रहे हैं और कुछ लोग कटी हुई क्रॉप्स को लेकर के जा रहे हैं। फार्मिंग में आप लिखेंगे इंडिविजुअल्स आर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स लाइकली ग्रेन्स आर व्हीट। दिस एक्टिविटी इंडिकेट्स द कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड आप शेफर्डिंग लिख सकते हैं। सीन में यहाँ पर एक शेफर्ड दिखाया गया है और ये भेड़ों को चरा रहा है, अर्थात हज़ारों साल पहले लोगों के पास जानवर भी थे और वो उन्हें चराने का काम भी करते थे। यहाँ पर आप लिखेंगे अ मैन इज़ हर्डिंग शिप्स विद द असिस्टेंट ऑफ अ डॉग। दिस शोज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन। अ वुमन इज सिटिंग नियर अ कुकिंग एरिया preparing food. This suggests the preparation and cooking of meals using agricultural produce. सीन के इस एरिया से पता चलता है कि वुमेन्स खाना भी बनाया करती थी, प्रिपेयर किया करती थी और प्रिपेयर करने के लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस का यूज़ करती थी। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। वन इंडिविजुअल अपर टू बी कंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग अ हट। दिस हाईलाइट्स द मेंटेनेंस ऑफ शेल्टर्स विद द कम्युनिटी। इस एरिया में देखिए यहाँ पर एक पर्सन है जो कुछ बना रहा है और यहाँ पर बहुत सारी हट्स दी हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि हज़ारों साल पहले लोग इस तरह का कंस्ट्रक्शन, हट्स बनाने का काम, उन्हें मेंटेन करने का काम भी करते थे। सीन से पता चलता है कि वो शेल्टर को बनाने का, मेंटेन करने का काम कम्युनिटी में करते थे। और लास्ट में आप लिख सकते हैं वाटर कलेक्शन एंड यूज़। The presence of a river suggests the collection and use of water for various purposes such as irrigation, drinking and cooking. इस एरिया में देखिए आपको एक रिवर दिखाई दे रही होगी, जिससे ये पता चलता है कि हज़ारों साल पहले ये लोग वाटर को कलेक्ट करने का काम करते थे, जिसका यूज़ वो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए करते थे। ये पार्ट 2 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। पार्ट 3 वीडियो में चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।